अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हेयर। पिछली कुछ वीडियोस में हमने ये सीखा कि फंक्शंस के ज़रिए हम कोड को कैसे तकसीम कर सकते हैं और अपने लिए आसान बना सकते हैं। लेकिन फंक्शंस को बनाने के बावजूद भी सारा का सारा कोड एक ही फाइल के अंदर होता है। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम कोड को मुख्तलिफ फाइल्स में कैसे तकसीम करें। कोड को मुख्तलिफ फाइल्स में तकसीम करने से पहले हमें एक और चीज़ सीखनी पड़ेगी जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और वो है डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट नंबर, ठीक है। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं इंट नंबर, ये डेक्लेरेशन भी है और डेफिनेशन भी है। डेक्लेरेशन से मुराद ये कि हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि वेरिएबल का नाम क्या है और वेरिएबल की टाइप क्या है, ठीक है। और डेफिनेशन से मुराद उस वेरिएबल की मेमोरी के अंदर एलोकेशन, यानी कि डेफिनेशन से मुराद ये है कि हम एक वेरिएबल को मेमोरी के अंदर एक जगह फिक्स कर रहे हैं कि यहाँ ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल का फ़लाँ एड्रेस है और आप यहाँ से इस वेरिएबल को ले सकते हैं। C++ में हम किसी भी चीज़ को सिर्फ एक बार डिफाइन कर सकते हैं, दो बार नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि जब हमने एक मेमोरी के एड्रेस पर या मेमोरी की जगह पर एक टैग से वो वेरिएबल बना लिया, तो फिर उसी टैग से अगर किसी और मेमोरी एड्रेस पर हमने फिर से वेरिएबल बना लिया, तो उससे होगा ये कि अगर हम उसी टैग से वेरिएबल असेस करेंगे तो कंपाइलर को समझ ही नहीं आएगी कि आप कौन से वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पहला वाला दूसरा वाला कौन सा मेमोरी एड्रेस, तो ये चीज़ गलत मानी जाती है कि हम एक से ज़्यादा बार वेरिएबल को डिफाइन करें। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इंट नंबर फिर से मैं डिफाइन किया, सेव कर रहा हूँ मैं, और आई डोंट नो कंपाइलर बता क्यों नहीं रहा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। ये गलत है, इस तरह नहीं कर सकते आप। एक दफ़ा जब डिफाइन कर दिया तो दूसरी दफ़ा डिफाइन करना गलत है। तो ये तो हैं दो टर्म्स, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। अब जो तीसरी टर्म है वो है इनिशियलाइजेशन। जब हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं या बनाते हैं तो हम उसकी एक वैल्यू को सेट करते हैं, और उस वैल्यू के सेट करने को हम इनिशियलाइजेशन का नाम देते हैं। मसलन ये इंट नंबर है तो हम इसके आगे इक्वल्स टू 10 लगा दें, तो ये अब सिर्फ डिक्लेरेशन डेफिनेशन नहीं है, बल्कि ये साथ ही साथ इनिशियलाइजेशन भी है, ठीक है। अगर एक वेरिएबल इनिशियलाइज ना हुआ हो तो उससे होता यह है कि अगर हम उसको प्रिंट करना चाहें या उसकी वैल्यू देखना चाहें तो उसमें गारबेज वैल्यूज़ होती हैं। ये हर ज़ुबान के साथ ऐसा नहीं होता, ये C++ के साथ ही है कि जो कंपाइलर है वो किसी भी वेरिएबल डेफिनेशन को एक ख़ास वैल्यू नहीं देता। आमतौर पे होना ये चाहिए कि अगर हम इंट नंबर को डिफ़ाइन करें तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन C++ में इनिशियलाइजेशन लाजमी होती है, ठीक है। कुछ कंपाइलर शायद ऐसे होते हों कि जिसमें इनिशियलाइजेशन C++ का कंपाइलर खुद ही करता हो, लेकिन मुझे उनका इल्म नहीं है। अच्छा, तो अभी हमने देखा कि डिक्लेरेशन डेफिनेशन एक साथ कैसे कर सकते हैं, और डिक्लेरेशन डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन एक साथ कैसे कर सकते हैं, और हमें इन चीज़ों का पहले ही पता है, बस हमने इनको एक स्पेशल कह लें टर्म दे दिया है, लफ्ज़ दे दिए हैं, ठीक है ना। तो अब असल सवाल यह है कि सिर्फ डिक्लेरेशन कैसे की जाए, सिर्फ ये कैसे बताया जाए कि कंपाइलर यहाँ इंट नंबर है लेकिन उसको मेमोरी एलोकेशन ना की जाए, उसको ये ना बताया जाए कि वेरिएबल जो है वो कौन सी मेमोरी एड्रेस पर सेट है। क्योंकि अगर हमने एक दफ़ा ये बता दिया कि वेरिएबल जो है वो मेमोरी एड्रेस के कौन से हिस्से में मौजूद है, तो हम उसको दोबारा डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि दोबारा डिफ़ाइन करना ही क्यों है, लेकिन जब हम मल्टीपल फाइल्स की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि हमने एक फ़ाइल का कोड दूसरी फ़ाइल में इस्तेमाल करना है, तो ये अक्सर औकात एक मसला आता है कि हम एक ही वेरिएबल या एक ही फंक्शन को दोबारा गलती से डिफ़ाइन कर देते हैं, और ये बहुत कॉमन इशू है बिगिनर्स के लिए ख़ास तौर पर। तो अब हाल ही डिक्लेरेशन के लिए
जो है वो तरीका है एक्सटर्न का। एक्सटर्न का कीवर्ड अगर हम लगा दें पीछे तो ये क्या है, सिर्फ डेक्लेरेशन, ठीक है। तो ये सिर्फ डेक्लेरेशन है। अभी मैं आपको इसका एक जादू दिखाता हूँ डेक्लेरेशन का। इंट मेन से नीचे लिखता हूँ इंट नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया इंट नंबर इज इक्वल टू 10। अब मैं उसको इंट मेन में असेस करता हूँ जो डेफिनेशन इनिशियलाइजेशन से ऊपर है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सी आउट नंबर, ठीक है, एंड एल। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ ctrl F5। ओके, तो रन तो मेरे ख्याल से हो ही जाएगा। ये पुराना कोड जो हमने पिछली सीरीज़ की वीडियो में किया था, पिछली से पिछली या पिछली जो भी है। तो आप यहाँ प्रॉब्लम देख सकते हैं कि बोल रहा है नंबर वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। ज़रा इस लफ्ज़ पे तवज्जो दें, इसने कहा है डिक्लेयर्ड, ठीक है ना, इसने डिफाइन की बात कभी नहीं की। तो नंबर का डिक्लेरेशन नहीं होगा तो हम नंबर इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कंपाइलर ऊपर से नीचे पढ़ता है, तो ऊपर से नीचे अगर पढ़ा जाए तो ये डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन जो दोनों चीज़ें हो रही हैं वो लाइन नंबर 19 पर हो रही हैं, डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन, ठीक है ना। तो जाहिर है कि अगर ये नीचे है और इसको ऊपर बुलाया जा रहा है तो ऑब्वियसली कंपाइलर को तो पता ही नहीं कि मतलब ये डिक्लेयर हुआ है नंबर या नहीं। तो ये कह रहा है कि ये एरर है। तो इसका हल क्या है, इसको सिंपल सी बात है, हमने डिक्लेयर कर देना है। जैसे कि मैंने पहले बताया एक्सटर्न के कीवर्ड से एक्सटर्न नंबर इंट, टाइप भी साथ बतानी है इंट नंबर, ठीक है। और अब हम इसको फिर से ctrl F5 दबाते हैं और उम्मीद है इस दफ़ा 10 लिखा आ जाए सामने। और आप ये देख सकते हैं कि 10 लिखा आ गया, ठीक है। तो अब ज़रा थोड़ा देखते हैं कि ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। 10 तो नीचे लिखा आ रहा है, तो इसने ऊपर कैसे मतलब बता दिया कि 10 है। देखें अब कंपाइलर को पता है कि जो नंबर है ये एग्जिस्ट करता है और इसकी जो टाइप है वो इंटीजर टाइप है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कंपाइलर ने सारा कोड देख लिया और उसने इसको वैलिडेट कर दिया, कह दिया कि हाँ ये सही है कोड, ठीक है ना। सी आउट के अंदर हम नंबर का टैग यूज़ कर सकते हैं जो कि डिक्लेयर हुआ है और साथ साथ उसकी टाइप इंटीजर है जो सी आउट के साथ चल सकती है। तो लिहाजा ये कोड सही है। कंपाइलर ने फैसला कर लिया कि ये कोड सही है इस डिक्लेरेशन की बना पर। जब हमने किसी चीज़ को डिक्लेयर कर दिया तो इसका मतलब यह है कि कंपाइलर एक्सपेक्ट करता है कि डिक्लेयर हुई हुई चीज़ की डेफिनेशन ज़रूर कहीं ना कहीं होगी, ठीक है ना। आखिर में हो पहले हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जब कंपाइलर ने यहाँ तक कोड पढ़ लिया तो एंड पे जब इसने आखिरी लाइन पढ़ ली तो उसे डेफिनेशन मिल गई। डेफिनेशन मिलने के बाद उसने कंपाइल तो कर दिया, उसके बाद बिल्ड भी कर दिया, बिल्ड करके प्रोग्राम बना दिया, ठीक है, पूरा प्रोग्राम बना दिया। और फिर जब हमने प्रोग्राम को रन किया तो 10 लिखा आ गया, हालांकि इसकी डेफिनेशन नीचे है। तो इस तरह से हम जहाँ मर्जी कोड लिखें, अगर हमने डिक्लेयर कर दिया तो कोड चलेगा, ठीक है। लेकिन जाहिर है कि अगर हमने डेफिनेशन कोई की ही नहीं, फ़र्ज़ करें सिर्फ डिक्लेरेशन करते हैं, डेफिनेशन नहीं करते, सेव करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और आप देख सकते हैं कह रहा है प्रोग्राम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कोई मसला आ गया, ठीक है। ज़ाहिर है डेफिनेशन नहीं है क्योंकि, तो डेफिनेशन के बगैर तो वो बना ही नहीं सकता, बिल्ड ही नहीं कर सकता प्रोग्राम को। ये है सिर्फ डेक्लेरेशन जो ऊपर आ रही है। और डेक्लेरेशन आप जितनी मर्जी बार करें, मैं आज जितनी मर्जी बार लिखूँ एक्सटर्न इंट नंबर, ठीक है ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंट नंबर इज इक्वल टू 10 तो मैं एक ही दफ़ा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और थोड़ा सा आपको मिसगाइड कर दिया, डेफिनेशन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, क्योंकि हमने 10 भी कह दिया सामने। इसी तरह हम फंक्शंस के साथ भी ये गेम कर सकते हैं। ज़ाहिर है फंक्शंस में इनिशियलाइजेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फंक्शंस में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, डेक्लेरेशन और डेफिनेशन। अगर मैं लिखूँ void कॉल मी, ठीक है, कॉल मी, ऑलराइट, कुछ भी हो सकता है, सी आउट देते हैं कॉलिंग मी, अब ऐसे ही, ठीक है, एंडल किया। और अब हम इसकी बजाय लिख देते हैं कॉल मी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये कॉल मी के फंक्शन
की डेक्लेरेशन और डेफिनेशन हो रही है, ठीक है ना, कि ये डेक्लेरेशन है और उसके बाद इसकी डेफिनेशन भी है कि कॉलिंग मी, मतलब इसके अंदर का कोड जो है वो डेफिनेशन है, और हम इसको सिर्फ एक ही बार डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वेरिएबल का हिसाब है, हम 2 बार नहीं कर सकते क्योंकि एक दफ़ा हो गया है, ठीक है ना, डिफाइन। इसको रन करके देखते हैं, क्या पता एरर देना चाहिए इसे, और इसने दे दिया, शुक्र है एरर दे दिया। इसने क्या दिया, रीडेफिनेशन ऑफ वॉइड कॉल मी। तो जाहिर है कि रीडेफिनेशन C++ में करना या मेरे ख्याल से किसी भी ज़ुबान में करना गलत है। तो अब हम वॉइड कॉल मी को नीचे लिखते हैं, जो बाकी सारा कोड है उससे नीचे लिखते हैं, ठीक है। और जाहिर है कि कॉल मी नीचे है तो कॉल मी स्कोप में नहीं है, तो इसको रन करके देखते हैं क्योंकि इसने तो कहा एरिया नहीं है। तो ये देखें अभी भी कह रहा है नहीं एग्जिस्ट करता, कॉल मी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, ठीक है ना, डिक्लेयर्ड। तो अब मैं लिखने लगा हूँ एक चीज़ जिसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप से मुराद सीधी सी बात है, फंक्शन डेक्लेरेशन को हम प्रोटोटाइप कहते हैं। तो फंक्शन की डेक्लेरेशन क्या हो सकती है, वॉइड कॉल मी, ठीक है, वो कॉल मी राउंड ब्रैकेट्स और एंड पर सेमीकोलन, ठीक है ना। ये क्या है, ये प्रोटोटाइप है या कह लें फंक्शन डेक्लेरेशन है, ठीक है। अब सेव करें और इसको रन करके देखते हैं, ये कॉलिंग मी लिखा आ जाएगा। ये वही हिसाब हो रहा है जो पीछे हमने वेरिएबल के साथ किया, लेकिन इस दफ़ा आप फंक्शन के साथ कर रहे हैं। तो ये देखें कॉलिंग मी लिखा आ गया। तो फंक्शन का प्रोटोटाइप कंपाइलर को ये बताता है कि रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का नाम क्या है और फंक्शन के पैरामीटर्स क्या है। ज़ाहिर है इसमें कोई पैरामीटर नहीं कॉल मी में, लेकिन फ़र्ज़ करें एक पैरामीटर डाल ही देते हैं, स्ट्रिंग नेम, ठीक है ना, और यहाँ कॉल मी कॉलन नेम लिख देते हैं, ठीक है। और अब हमने यहाँ जो है राउंड ब्रैकेट्स जो प्रोटोटाइप के हैं उसमें ये भी लिखना है, क्या लिखना है कि पैरामीटर कौन सा है। अब हम इसको रन करते हैं Ctrl+F5 और देखते हैं कि ये देखिए कॉलिंग मी बिलाल, ठीक है। प्रोटोटाइप ने वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन बता दी कंपाइलर को जो चाहिए होती है, ठीक है ना। जब हमने प्रोटोटाइप बना लिया तो कंपाइलर एक्सपेक्ट करता है कि उसकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं होगी, वो डेफिनेशन पकड़ता है और फिर कंपाइल करने के बाद बिल्ड भी कर देता है डेफिनेशन लेकर। ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब सवाल ये आता है कि हमने ये कॉन्सेप्ट क्यों सीखा, ठीक है ना। हमने ये कॉन्सेप्ट इसलिए सीखा कि ताकि हम मल्टीपल फाइल प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकें। मल्टी फाइल प्रोजेक्ट्स, अभी तक हम सिर्फ एक ही फाइल पर काम कर रहे थे, तो मल्टी फाइल प्रोजेक्ट्स के लिए मैं यहाँ एक और फाइल बनाता हूँ। ये भी main.cpp है, हम इसी पर सारा टाइम काम कर रहे थे। अब हम एक और फाइल बना रहे हैं, न्यू फाइल, और उसका नाम जो है वो आप नोट करें, मैं लिखने लगा हूँ, फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ callme.h, ठीक है ना। तो ये h या hpp, ठीक है ना, ये हम इस्तेमाल करते हैं हेडर फाइल्स के लिए। और हेडर फाइल्स क्या होती हैं, हेडर फाइल्स वो फाइल्स होती हैं कि जिसमें हम सिर्फ प्रोटोटाइप्स और डेक्लेरेशंस को लिखते हैं, ठीक है ना। और जो CPP फाइल्स होती हैं उसमें हम डेफिनेशंस को लिखते हैं, ज़ाहिर है। तो अब फ़र्ज़ करें मैंने callme.h लिख दिया, ठीक है ना, मैं h यूज़ करता हूँ, hpp भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो callme.h में ये आ जाएगा प्रोटोटाइप, ठीक है, आ गया प्रोटोटाइप। और अब हम एक और चीज़ बनाते हैं, callme.cpp, ठीक है। और अब हम इसमें ये डाल देते हैं डेफिनेशन, ज़ाहिर है साथ डिक्लेरेशन भी है, ओके। तो ये होगी डेफिनेशन, ठीक है। अब इसे स्ट्रिंग का नहीं पता, और स्ट्रिंग का क्यों नहीं पता, क्योंकि इंक्लूड स्ट्रिंग चाहिए होगा उसके लिए, तो इसको स्ट्रिंग दे देते हैं, नॉट अ बिग डील। यहाँ इसको स्ट्रिंग दे देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग दिया तो ये मसला खत्म हो गया, सेम यहाँ भी मसला आएगा, ठीक है। स्ट्रिंग और साथ साथ यूजिंग नेम स्पेस std भी डालना है, ठीक है। तो ये मसला हल हो गया इससे, ठीक है। और अब इसी तरह यहाँ भी होगा, तो ये कॉपी कर लेते हैं इनको, बल्कि IO स्ट्रिंग भी चाहिए होगा क्योंकि सी आउट आता है उसमें, ठीक है। तो सी आउट जो IO स्ट्रीम की वजह से हम इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये हो गया। अब हमने जो है, अब ये नोट करने वाली बात है कि मैं यहाँ लिखने लगा हूँ इंक्लूड डबल कोट्स callme.h, ठीक है ना। CPP को नहीं कर रहे इंक्लूड,
कंपाइलर तब तक प्रोग्राम को बिल्ड नहीं कर पाएगा जब तक इस कॉल मी की डेफिनेशन ना पता चले, ठीक है ना। डेफिनेशन लाजमी है। तो डेफिनेशन जो है वो हमने CPP फाइल के अंदर लिखी है, callme.cpp, ठीक है। तो इसको लिंक करने के लिए, इसको जोड़ने के लिए task.json के अंदर जाना है और यहाँ आपका लिखा होगा फाइल, ठीक है ना। यहाँ आपका ये लिखा होगा, ठीक है ना, $फाइल। तो आपने उसको चेंज कर देना इसमें वर्क स्पेस फोल्डर /star.cpp, यानी कि जो हमारा वर्क स्पेस फोल्डर है जहाँ हमने ये सारी फाइल्स रखी हुई हैं cpp.exe.h.cpp, उसी फोल्डर में जितनी भी CPP फाइल्स हैं .cpp जिनके एंड पर आता है, उनको कंपाइलर ने एक साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना, बिल्ड कर देना है, उनको देखना है, ठीक है ना। तो यही हमें चाहिए। callme.cpp को फिर कंपाइलर देखेगा और उसे डेफिनेशन मिल जाएगी। डेफिनेशन मिल गई, कॉल मी जो callme.h में था, और ये जो फिर फंक्शन होता है इसकी डेफिनेशन जब मिल गई तो फिर कंपाइलर आराम से बिल्ड कर लेता है। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कवर नहीं की इस वीडियो में, जो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करूँगा, और वो इसी टॉपिक की होगी, जाहिर है। मुझे उम्मीद है कि आपको हेडर्स और प्रोटोटाइप्स की समझ आई होगी। अभी भी ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और शायद आप लोगों को प्रॉपरली इस बात की ना समझ आई हो कि हम आखिर प्रोटोटाइप्स, डेक्लेरेशंस, डेफिनेशंस को यूज़ क्यों करते हैं, उनको अलग अलग क्यों रखते हैं, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली वीडियो में समझ आएगी। इसी टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बाकी टॉपिक से मुख्तलिफ है। मल्टीपल फाइल्स बनानी होंगी, ठीक है, और उनमें डिक्लेरेशंस बनानी होंगी, डेफिनेशंस बनानी होंगी। .h या .hpp फाइल्स में डिक्लेरेशंस होंगी, .cpp फाइल्स में डेफिनेशंस होंगी। कंपाइलर को कहेंगे आपके लिंक करें CPP फाइल्स को, .h या .hpp फाइल्स को आप इंक्लूड करेंगे मेन .cpp फाइल्स में, और इस तरह से आपका प्रोग्राम मल्टीपल फाइल्स का होगा और सारा कोड एक दूसरे से कोऑपरेट करेगा, ठीक है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।